हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और एक बार जल्दी से आवाज वगैरह क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए। सबको मेरा नमस्कार भाई। एक बार सभी दोस्त जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है। चलिए, अगर आवाज क्लियर है तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होना है उस टॉपिक का नाम है तो टिश्यू, लेकिन वो होगा आपका इस बार एनिमल टिश्यू, जंतु तक। देखिए, जहां तक मेरा ये मानना है कि यदि ऊतक से क्वेश्चन आया, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ाते नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, शायद हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग होती है तो उसके अंदर ये चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाता, और यदि पढ़ाया भी जाता है तो शायद ये चैप्टर बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता है। दोस्तों, मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि ये चैप्टर आपको समझ में आए, इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको समझ में आए। और कल भी कही थी, आज भी कह रहा हूं, जैसे क्वेश्चन मैंने ग्रुप डी के अंदर देखे हैं ऐसे क्वेश्चन मैंने आज तक शायद रेलवे की किसी एग्जाम में नहीं देखे। चाहे एसएससी के क्वेश्चन कर लो, सीधे मिलेंगे, लेकिन ऊतक वाले जो क्वेश्चन है वो ग्रुप डी के अगर क्वेश्चन मिल जाए तो वो करना, मैं भी कराऊंगा। एक चीज और मैं आपको आज कह देता हूं, बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, दावे के साथ मैं कह रहा हूं, हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पर भी कराऊंगा। यूट्यूब पर तो मैंने करा रखे हैं, यूट्यूब पर अगर आप जाओगे ना तो शायद आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, नए सिरे से हर चैप्टर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के वो हम एप्लीकेशन पर भी करेंगे, जिससे आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। मैं पहले ही बता दिया करूंगा कि भाई आज मैं आपको ऊतक के क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप ऊतक वाला चैप्टर पढ़ लेना, अच्छे से क्वेश्चन करना और मजा आ जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा मकसद यह है कि चीजें समझ में आए, चाहे समय लग जाए, क्योंकि मैंने पूरा फिजिक्स डाल रखा है, पूरा केमिस्ट्री डाल रखा है, बायोलॉजी में जूलॉजी पूरा हो गया है, और वनस्पति विज्ञान एंड की ओर है। तो आज की क्लास जो है दोस्तों, वो है तो टिश्यू वाला चैप्टर ही है, TISSUE, टिश्यू वाला चैप्टर है। लेकिन आज की क्लास में हम स्पेशली जो फोकस करने जा रहे हैं वो प्लांट टिश्यू के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमने पादप ऊतक वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। प्लांट टिश्यू, और दूसरे नंबर का जो पार्ट है वो हमारा जंतु ऊतक होगा। एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। दोस्तों, सबसे पहले तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ऊतक की परिभाषा भूल जाए, है ना। क्योंकि मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको इसकी परिभाषा वगैरह बताई है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ऊतक की परिभाषा ही भूल जाए। तो एक बार वापस से मैं शुरू कर देता हूं, है ना। अपन ने ऊतक की परिभाषा वगैरह सब कुछ पढ़ ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे जंतु ऊतक। और मैं आपसे ये बता दूं कि जंतु ऊतक में से मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा कि ज्यादातर चीजें हमने पढ़ ली है। उसका रीजन है, अभी बताऊंगा। कुछ चीजें ही यहां से आपको याद रखनी है, फालतू का समय खराब नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं तीन तरह से आपको पढ़ाऊंगा, आराम आराम से,
ठंडे दिमाग से एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो शायद हो सकता है कि आपको सीखने में दिक्कत आएगी, लेकिन उसको सिखाऊंगा मैं। तो इसको हल्का सा मैं वापस से रिवीजन करा देता हूं। ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान होती है, उसको हम बोलते हैं ऊतक। कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। शायद ये चीजें हमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। दोस्तों, कोई सा भी ऊतक होगा, उसकी उत्पत्ति एक जैसी होगी, उसका कार्य एक जैसा रहेगा, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकती है। संरचना में मतलब जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये ऊतक है, तो एक ही ऊतक के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है। एक ही ऊतक के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जाइलम और फ्लोएम में देखा था, जाइलम और फ्लोएम के अंदर, जैसे जाइलम है तो जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जाइलम भी एक ऊतक है, लेकिन वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। ऐसे फ्लोएम की बात करते हैं तो वो भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। भाई साहब, समस्या ये आती है, देखो मैं आपको ओरिजिनलिटी बता देता हूं। हम टीचर लोग कितना भी भौंक लेते हैं, लेकिन भैया 1 महीना बाद आपको 1/4 याद रहेगा। समस्या की जड़ टीचर नहीं है, समस्या की जड़ है आपका रिवीजन। अगर आपने एक चीज को 10 बार नहीं पढ़ा, शिवम कह रहा गुरुजी हाथ से लिखकर पढ़ाई, पैर से थोड़ी लिख रहा हूं भाई, हाथ से ही तो लिख रहा हूं यार, हाथ से लिखकर पढ़ाओ। 25 बार परिभाषा बोल दी ऊतक की, क्या हाथ से थोड़ी, क्या करूंगा मैं उसमें? समझाने की चीज है, जहां पे समझा दूंगा, जहां पे हाथ से लिखने की चीज है वो हाथ से लिख दूंगा, लेकिन जो चीज डायग्राम से है, समझाना ज्यादा है, उसमें हाथ नहीं पैर चलाऊंगा, मेरा पैर से लिखूंगा, है ना। तो अभी मैं हाथ से नहीं लिखूंगा, एक भाई कह रहा है शिवम। तो दोस्त बात यह है, आपसे बार बार निवेदन है मेरा कि भाई चीजें याद कितनी रह रही है। भाई जिन भाइयों को जुड़े हुए आज 1 महीने 2 महीने हो गए, पुरानी चीजें कितनी याद है? 1/4 याद रह जाएगी ना, वो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो कह रहा हूं, 1 महीने बाद पूछूंगा भाई जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी? नाम ही नहीं आएगा, डिटेल तो बाद की बात है। मैं पूछूंगा फ्लोएम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी? ये आपसे विशेष निवेदन है, कम पढ़ो मेरे भाई, लेकिन चीजें याद रहनी चाहिए। अगर चीजें याद नहीं रही तो मामला पूरा ठप हो जाएगा। ऊतक की परिभाषा आपको पता है, अच्छी बात है। दोस्तों, ऊतक जो शब्द है ये विचेट ने दिया है। किसने दिया है? विचेट ने। याद है? याद है गुरुजी। अरे यार, सही बताऊं तो मुझे कम से कम बायोलॉजी 2 बार पढ़ानी पड़ेगी, 2 ही बार फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी, 2 ही बार केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आपको याद रहेगी। ये रियलिटी है। सब चीज 2-2 बार पढ़ाऊंगा तब जाके याद रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी आपको चीजें याद। चलिए, ये ऊतक शब्द जो है वो विचेट ने दिया है, लेकिन ये जो शब्द है ना, ये जंतु ऊतक के लिए, तो जंतु ऊतक के लिए तो विचेट आता है नाम। लेकिन अगर पूछे कि भाई पादप ऊतक शब्द किसने दिया है, तो ग्रू, एन ग्रू पादप ऊतक शब्द है। पादप ऊतक शब्द के लिए एन ग्रू का नाम आता है। एन ग्रू, एन ग्रू का नाम आता है। इसके बाद ये आपको अब तो याद हो गया होगा कि ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी बना लिया है। हिस्टोलॉजी जो शब्द है, हिस्टोलॉजी शब्द, हिस्टोलॉजी शब्द मेयर, मेयर मायर बोल दो या मेयर बोल दो, हिस्टोलॉजी शब्द ऊतक शब्द बिचेट ने दिया है।
ऊतक शब्द बिचेट ने दिया है, हिस्टोलॉजी शब्द मेयर ने दिया है, लेकिन इसका जो जनक है ना भाई, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, मार्सेलो मेलपीगी। मेलपीगी हिस्टोलॉजी जो शब्द है ये मार्सेलो मेलपीगी इसका जनक कहते हैं। शब्द तो मेयर ने दिया है, इसका जनक मार्सेलो, मतलब कहते हैं ना ये जो ब्रांच है हिस्टोलॉजी जो ब्रांच है उसका फादर किसे कहा जाता है, मार्सेलो मेलपीगी को कहा जाता है। धर्म सिंह जी की फर्स्ट क्लास है भाई, ले लो क्लास तो, लेकिन बायोलॉजी में पहले जूलॉजी पढ़ो नंबर 1 से, अच्छा रहेगा। पहले नंबर 1 से जूलॉजी पढ़ो, फिर आप धीरे धीरे पढ़ते आओ, क्योंकि बीच में से समझ में आना मुश्किल है। मैंने पादप ऊतक पढ़ा दिया है, जंतु ऊतक शुरू कर रहा हूं। तो दोस्तों आज हम जंतु ऊतक पढ़ेंगे, पादप ऊतक हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? चलिए अब बात आती है जंतु ऊतक की। तो दोस्तों जंतु ऊतक पर हम चल रहे हैं, ये पीडीएफ वगैरह आपको मिल रही है, ऐसे कैसे, टेंशन नहीं करें, बहुत मेहनत करनी है, सच बता रहा हूं। इस जंतु ऊतक में अगर हम जंतु ऊतक की बात करें, कोशिकाओं की रचना, आकार व कार्य के आधार पर जंतु ऊतकों को 4 भागों में बांटा गया है। भैया अगर मोटी भाषा में बात करूं तो जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। नंबर 1 उपकला ऊतक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू, उपकला ऊतक। नंबर 2 संयोजी ऊतक, नंबर 3 पेशीय ऊतक, नंबर 4 तंत्रिका ऊतक। सुनो मेरी बात, पहले तो नाम याद रखो। 4 प्रकार के जंतु ऊतक है दोस्तों। अगर मैं क्लियर भाषा में बात करूं तो ये वाला ऊतक हमने पढ़ लिया है, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका जो ऊतक है, तंत्रिका जो ऊतक है ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका बोले तो न्यूरॉन, पढ़ा चुका हूं भैया, न्यूरॉन 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 न्यूरॉन, वो पेड़ जैसी संरचना। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है। वापस सुनो, मतलब कोई ये कह दे कि भैया ये जो तंत्रिका ऊतक है हमारे शरीर में, ये तंत्रिका ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी है? अरे भाई ये तो आपको पता ही है कि कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। ऊतक मिलकर बनाती है अंग, अंग मिलकर बनेगा अंग तंत्र और बन जाएगा पूरा शरीर। वापस से सुन लीजिए, ये जैसे आपकी कोशिका है, अब मैं ये कह रहा हूं ये है तंत्रिका कोशिका। ये कौन सी कोशिकाएं है? तंत्रिका कोशिकाएं है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने एक चैप्टर पढ़ा था, याद करो थोड़ा थोड़ा, धुंधला धुंधला, न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, एक चैप्टर पढ़ा था तंत्रिका तंत्र, बोले तो नर्वस सिस्टम। इसलिए कह रहा हूं कि बायोलॉजी में पहले जूलॉजी पढ़ते हुए आइए, जंतु विज्ञान को पढ़ते हुए आइए, यहां आके चीजें अटैच करेगी। अब वापस सुनो, जैसे अपने पास एक कोशिका है न्यूरॉन, तो ये जो न्यूरॉन जो कोशिकाएं है, तंत्रिका जो कोशिकाएं है, तंत्रिका जो कोशिकाएं है, ये आपस में मिलकर, ये तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलकर तंत्रिका ऊतक बना देगी। तो कहने का मतलब ये जो तंत्रिका ऊतक है इसमें आपको क्या पढ़ना है? न्यूरॉन की संरचना के बारे में पढ़ना है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। तंत्रिका जो ऊतक है ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मतलब इस वाले हिस्से में आपको न्यूरॉन की संरचना पढ़नी है,
जिस पर मैंने 1 घंटे का लेक्चर दिया है। क्लियर। नंबर 2, पेशीय ऊतक। दोस्तों, अगर आपने कंकाल तंत्र के बाद में मैंने आपको एक छोटा सा पार्ट पढ़ाया था, टिश्यू, सॉरी, मसल्स, ऊतक वाला चैप्टर पढ़ाया है। पेशीय ऊतक, हड्डियों के बाद में आपको मैंने पेशीय ऊतक के बारे में बताया है। कैसे, सुनो। आपको मैंने बताया था कि मानव शरीर में 639 पेशियां पाई जाती है। मानव शरीर के अंदर 639 पेशियां पाई जाती है। पेशी, मांसपेशियां, मसल्स। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे शरीर में 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की पेशी आपके शरीर में पाई जाती है? एक थी कंकालीय पेशी। एक नंबर 1 कंकालीय पेशी, जो हड्डियों के ऊपर पाई जाती है, कंकालीय पेशियां, नंबर 1। दूसरे नंबर की मसल्स कौन सी पढ़ाई थी? एक तो हृदय पेशी होती है, जो आपके हार्ट में पाई जाती है। दूसरे प्रकार की मसल्स का नाम बताइए जल्दी से। 3 प्रकार की पेशियां मैंने पढ़ाई है, दूसरे प्रकार की मसल्स का नाम कमेंट करो दखानी। पेशी, 3 प्रकार की पेशी हमारे शरीर में पाई जाती है। अरे, वैसे एक को तो नाम दिया था रेखित पेशी, एक को नाम दिया है अरेखित पेशी, और एक तीसरे प्रकार की पेशी है हृदय पेशी। 3 प्रकार की पेशी पाई जाती है। रेखित पेशी, जिसको कंकालीय पेशी कहा जाता है, ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। अरेखित पेशी, जिसको हम अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। और तीसरे प्रकार की पेशी होती है हृदय पेशी। दोस्तों, ये जो पेशी है, इनमें पाए जाने वाला जो ऊतक था, उस ऊतक का नाम है मस्कुलर टिश्यू। इन पेशियों में, चाहे वो रेखित पेशी है, चाहे अरेखित पेशी है, चाहे हृदय पेशी है, इन पेशियों में जो ऊतक पाया जाता है, इन पेशियों में जो ऊतक पाया जाता है, उस ऊतक का नाम है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। तीसरे नंबर पर संयोजी ऊतक हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आपको पता होगा, हमारा जो ब्लड होता है, ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। याद करो, मैंने पहली लाइन लिखाई थी कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, ऐसा हमने सबसे पहले पढ़ा था। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो हड्डियां होती है, हमारी जो हड्डियां होती है, बोन, अस्थि और कार्टिलेज, उपास्थि, ये अस्थि और उपास्थि भी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। अस्थि और उपास्थि जो है ना, ये भी संयोजी ऊतक के ही उदाहरण है। और इसके अलावा याद करो 2 शब्द, एक नंबर 1 स्नायु तंतु। याद करो, इस शब्द को मैंने कहा था बहुत मोस्ट है, लिगामेंट, लिगामेंट, लिगामेंट। और एक होता है आपका टेंडन या कंडारा। ये आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ब्लड क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो जैसे हम संयोजी ऊतक पढ़ेंगे, तो संयोजी ऊतक का मतलब ब्लड पढ़ेंगे। संयोजी ऊतक में क्या पढ़ेंगे? ब्लड। संयोजी ऊतक में पढ़ेंगे अस्थि। संयोजी ऊतक में क्या पढ़ेंगे? उपास्थि। संयोजी ऊतक में क्या पढ़ेंगे? स्नायु तंतु। संयोजी ऊतक में क्या पढ़ते हैं? टेंडन या लिगामेंट। तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा याद करो, हम पढ़ चुके हैं। हम अस्थि, उपास्थि ये पढ़ चुके हैं हम।
अस्थियां पढ़ लिया है। संयोजी ऊतक के ही पार्ट है अस्थि, उपास्थि, रक्त, और एक शब्द होता है लसिका। लसिका ये ब्लड के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं होती है, लंप, लसिका। जो नाम मैंने यहां लिखा है, इन सब में संयोजी ऊतक पाया जाता है। इन सब में संयोजी ऊतक पाया जाता है। अब बात जो आती है ना, ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, ये हमारी कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी में है, इतनी सी बातें। सबसे अगर मेरा ये मानना है कि ऊतक में अगर पढ़ने लायक कोई चीज है, बची है, तो वो उपकला ऊतक है। बोले तो एपिथीलियम ऊतक, उपकला ऊतक या एपिथीलियम ऊतक। दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर जंतु ऊतक में से कोई डरावना क्वेश्चन आया तो वो उपकला से आएगा, फिक्स है। अगर जंतु ऊतक में से कोई डरावना क्वेश्चन आया तो वो एपिथीलियम से आएगा। एपिथीलियम कम से कम 7 से 8 प्रकार का पढ़ाऊंगा। 7 से 8 प्रकार का एपिथीलियम ऊतक बताऊंगा। और मेरे भाई, ज्यादा फंसना मत, पहले अच्छे से नाम याद करना और वो ऊतक कहां पाया जाता है ये याद कर लेना। ये है काम की चीज। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उपकला ऊतक या एपिथीलियम ऊतक। एक एक शब्द को क्लियर कर दूंगा, बड़े ठंडे दिमाग से पढ़ लेना। उपकला ऊतक, एपिथीलियम ऊतक। नंबर 1, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला ऊतक। भाई, भ्रूणीय परिवर्तन, जब भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का जब विकास होता है, शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं, जाइगोट बनता है। शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं, जाइगोट बनता है। उस जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, उस जाइगोट का विकास होता है, तो वो कोशिकाएं मिलकर ऊतक। तो सबसे पहले जो ऊतक बनता है वो उपकला ऊतक ही बनता है। नंबर 1 बात, इसकी उत्पत्ति भ्रूण के तीनों प्राथमिक जनन स्तरों से होती है। आपको याद है क्या, बार बार बोला है, हमारे भ्रूण के 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, 3 लेयर होती है। दोस्तों, आपको बार बार बता चुका हूं, हमारे शरीर का एक एक अंग, हमारे शरीर का एक एक अंग इन 3 लेयरों से बनता है। जब बच्चा बनना शुरू होता है ना, तो सबसे पहले 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, मीजोडर्म, सबसे अंदर होता है एंडोडर्म, एंडोडर्म। काफी बार आ चुके हैं नाम तो यार। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो उपकला ऊतक है, इसका निर्माण भ्रूण की तीनों लेयरों से होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तीनों से निर्माण होता है उपकला ऊतक का। नंबर 3, उपकला ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है। उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, ये एक दूसरे से सटी होती है मेरे भाई। इनके बीच जो अंतर कोशिकीय अवकाश होता है, इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है, इनके बीच का अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, गैप नहीं होता है। देसी भाषा में बात करें, जैसे ये मैं बना रहा हूं, जैसे ऐसे समझो ये उपकला ऊतक बना दिया, तो इनके एकदम सटी रहती है, सटी रहती है, तो इनके बीच का गैप नहीं होता, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होता है इनमें। लक्षण, उपकला ऊतक की विशेषता पढ़ रहे हैं।
उपकला ऊतक की विशेषता पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का चुनाव किया है जो नहीं मिलेंगे एनसीईआरटी नौवीं में भी। नौवीं में नहीं है यार, इतनी जानकारी कक्षा नौवीं में नहीं है। नौवीं की एनसीईआरटी भी खोल के पढ़ाऊंगा कल की तरह। पूरी मेहनत करनी है, पूरी ताकत लगा देनी है, बताता चलूंगा क्वेश्चन कहां कहां से बनना है। इस ऊतक में पुनरुद्ध भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, रीजनरेट। पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे ज्यादा इसी ऊतक में पाई जाती है। पुनरुद्ध भवन का मतलब रीजनरेट, कोई चीज खराब हो गया, कोई सा ऊतक हल्का सा खराब हो गया, वो वापस बन जाएगा। रीजनरेट, पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है किसमें? उपकला ऊतक में। उपकला ऊतक सदैव संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है। उपकला, पहले इसका नाम पढ़ो। उपकला किसी के ऊपर पाई जाती है। भाई साहब एक बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए, जैसे ऐसे समझो ये ब्लड बह रहा है, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये ब्लड बह रहा है। अरे भाई, तो इस ब्लड के कहीं ना कहीं होके तो बह रहा होगा, ये नलियों में होके। सुनो सुनो सुनो, ये ब्लड बह रहा है, हमारे शरीर में ब्लड बह रहा है। अरे तो ब्लड जो है हमारे नलियों में बह रहा है, नलियों में, सिरा और धमनियों में। तो अब ठीक है गुरुजी, ब्लड तो सिरा और तो ये जो इनके ऊपर जो लेयर पाई जाएगी, ये वाली, ये जो नली बनती है, नली जो बन रही है, ये अंदर तो ये संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक है। अंदर तो ये रहा संयोजी ऊतक बह रहा है। अब इनके ऊपर उपकला, उप उप मतलब ऊपर, उपकला का मतलब होता है जिसके ऊपर पाई जाती है, बस कहानी यही है। उपकला ऊतक किसी के ऊपर पाया जाएगा, ये बस उपकला। एपी 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 मतलब ऊपर, थीलियम, एपिथीलियम ऊपर पाया जाएगा, आवरण बनाएगा। जैसे समझो, अरे यार पानी बह रहा है, तो पानी किस में बह रहा है? पाइप में। तो पाइप जो हो गया ना, पाइप जो हो गया वो उपकला ऊतक है। पानी जो बह रहा है वो संयोजी ऊतक है। देसी भाषा में बात कर ले, ढंग से सुन ले, वापस यस का जवाब भेज देना जल्दी से। जैसे अपने पाइप में पानी जा रहा है, तो पानी तो ब्लड हो गया, वो तो संयोजी ऊतक हो गया। ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक। लेकिन जो पाइप है ना, पाइप वो उपकला ऊतक है। पाइप जो है वो क्या है? उपकला ऊतक है। मजा आ गया गुरुजी। इसका मतलब उपकला ऊतक हमेशा चीज के ऊपर पाया जाएगा, चीज के ऊपर पाया जाएगा, चीज के ऊपर पाया जाएगा। यस का जवाब दे दो जल्दी से कमेंट करके। तो उपकला ऊतक सजीव संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है। जैसे संयोजी ऊतक, ये ब्लड हो गया और ये उपकला ऊतक। यस का जवाब दे दो, मजा आ जाएगा। अरे ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो सीख नहीं सकता मेरा विद्यार्थी, ऐसी दुनिया को ताकत नहीं बची जो सीख नहीं सकता। हां, मेहनत 2 बार करनी पड़ रही है। जो मुझे लगता है ना कि यह चीज बुरी है और फिर भी सिखानी है, तो मेरा भाई बाह में मोकू लगाने पड़ती है ताकत। और ये इसमें ज्यादा ताकत क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि ये चीज आपने पढ़ी को नहीं। पूछ ले कोई अड़ोसी पड़ोसी से कि उपकला ऊतक कितने प्रकार का हो गए, पसीना जाएगा, नाम भी नहीं बता पाएगा। बताओ भाई, एक बार यस का जवाब दो यार, फिर आपका रिप्लाई नहीं आएगा ना तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। फिर एक एक शब्द का जवाब आपके पास में होना चाहिए, इसको बोलते पढ़ाई। मेरा मन तो कर रहा है एक नहीं 2 बार पढ़ाऊं, बैठा रहो जब तक आप ये नहीं कह दे कि गुरुजी बस आ गई समझ में, अब तो आगे बढ़ जाओ, तब तक नहीं छोड़ू मैं आपको। त्वचा, त्वचा में भी उपकला ऊतक पाया जाएगा, क्योंकि त्वचा भी तो कोई ना कोई के ऊपर पाई जा रही है। जय सिंह भाई बहुत बढ़िया, राजवीर जी, हरकेश जी, यस का मैसेज डाल दो एक बार कि गुरुजी बैठ जाएगा मामला, ऐसे पढ़ा दिया तो। चलो, इनमें रुधिर वाहिनियां अनुपस्थित होती है। किसमें? भाई ये जो एपिथीलियम ऊतक होता है ना मेरा भाई, राजवीर जी थोड़ा रुक जाओ इतना पढ़ा दूंगा तेरी रेंज से ऊपर चला जाऊंगा। जो एपिथीलियम रुधिर होता है, एपिथीलियम जो ऊतक होता है, उसमें रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती है। सुनो, जैसे ये एपिथीलियम ऊतक है, ये वाला, तो इसमें सिरा और धमनी नहीं पाई जाती है, ऐसा समझो। इसमें इसमें ये जो है ये एपिथीलियम ऊतक है। तो एपिथीलियम ऊतक में, एपिथीलियम ऊतक में वाहिनियां
नहीं पाई जाती है, मतलब इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, सिरा और धमनियों का अभाव होता है। ये कोशिकाएं अपने पोषण के लिए आधारीय संयोजी ऊतक पर निर्भर रहती है। अरे ये इनको भोजन पानी कौन देगा? संयोजी ऊतक। ये ऊपर तो ये उपकला ऊतक है, अब इनमें ब्लड सप्लाई है ही नहीं है, तो इनको भोजन पानी ये किससे जिंदा रह रही है? इनको जिंदा रहने के लिए मसाला कौन देगा? शिवम भाई, उपकला जो ऊतक है इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन अब इनको जिंदा तो रहना है, तो जिंदा रहना है तो भाई इनको मसाला कौन देगा? भोजन प्रसादी कौन करेगा? ये संयोजी ऊतक, जिसके ऊपर ये चल रहे हैं ना, जिसके ऊपर ये है, ये देगा इसको। तो इनको जो पोषण की जो प्राप्ति होती है वो संयोजी ऊतकों पर ही निर्भर रहते हैं। मतलब ऐसे समझो, ये संयोजी ऊतक है हमारे, और इनसे ही पोषण प्रदान करेगा उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, चलिए ये उपकला ऊतक की हम कुछ विशेषताएं पढ़ रहे हैं। बस एक ही चीज समझ लीजिए, किसी के ऊपर पाया जाएगा ये उपकला। चलो, उपकला ऊतक शरीर पर देखो कहां कहां पाया जाएगा। त्वचा की बाहरी परत, ओहो, ये उदाहरण है ना, ये मामला खराब करेंगे। ये आपको मैं फिर बोल दूं, ये उदाहरण ही सबसे मेन मुद्दा है इस कहानी का। एनसीईआरटी तो बस यहीं तक छोड़ देगी। त्वचा की बाहरी परत सुन ले, ये त्वचा की जो बाहरी परत है, या कोई एपिडर्मिस बोले, बोल बाकू एपिडर्मिस, एपी एपी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बोले बाहर की लेयर को एपिडर्मिस। तो त्वचा की जो बाहरी परत है इसमें उपकला ऊतक पाए जा रहे हैं। भैया इसकी लिस्ट बना के दीवार पे चिपका देना। यह है आंतरांगों की बाहरी तल, यह है आंतरांगों के बाहरी तल। अरे शरीर के जो अंग है, कोई भी अंग है, तो उसके ऊपर उसको कवर करके, कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोल लो थोड़ा थोड़ा यार, इंग्लिश तो वैसे ही कम आती है। कवरिंग 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 कवर करके रखती है। जितने भी अंग है उनके चारों ओर ये ऊतक पाया जाता है, कवरिंग टिश्यू बोलते हैं, कवरिंग। एक नाम और सुनो इसको, इंग्लिश बोल रहा हूं भाई साहब, इसको बोलते हैं कवरिंग टिश्यू। कवरिंग, कोई किसी चीज को कवर करके रखती है, जैसे ये कोई अंग है तो इसके ऊपर पाई जाती है कवरिंग टिश्यू। उपकला ऊतक का दूसरा नाम है कवरिंग टिश्यू। कवरिंग, कवर करके रखती है, ठीक है। आजा बेटा, हेलो कर दे, आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ, हेलो करो, आजा आजा आजा, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, आजा आजा जल्दी आओ, जल्दी आजा बेटा, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, हेलो करो, सबको हेलो करो, आ जाओ, आ जाओ, सबको हेलो करो। हेलो नहीं, इधर बेटा बोलो सब। पापा तो मैं हूं बेटा, सबको हेलो करो, हेलो, वाई, अरे हेलो, वाई, बाय, पापा, हाँ बेटा, हाँ ऊ पापा, पापा 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 दिख रहा है चारों तरफ, ऊ पापा, हाँ अब बाय कर दो सबको बेटा, बाय बाय। हेलो, ये वास्तविकता है और ये रियलिटी है कि बिल्कुल आप ये देख लीजिए, 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा सामने बैठ रहता है, उनको समझा रखा है बोलना नहीं है बेटा, ये आपके लिए है ना, आपकी मेहनत के लिए ये चीज है। रात में 9 बज जाते हैं, 9:30 बज जाते हैं, बच्चे बैठ रहते हैं लेकिन बोलते नहीं, पापा चुप हो जाओ। तो ये है, बस आपका प्यार है, आपके लिए मेहनत है, आप भाइयों का सिलेक्शन हो जाए,
भगवान की दया से ऐसी बात नहीं, छोटी सी नौकरी है और शायद पूरे भारत में इतनी कम फीस में शायद कोई विज्ञान पढ़ाता होगा आपको, ना मात्र की फीस में। और कोई ये कह दे कि मैं इस फीस को नहीं दे सकता, इसका मतलब वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा होगा अपने जीवन में। ये पक्की बात है। चलिए, त्वचा की बाहरी परत उपकला ऊतक से बनी होती है, जो हमारे शरीर के अंग है उनके ऊपर कवर करके रखेगा ये ऊतक। जो भी हमारे जो नली नली पाई जाती है उनके बाहर तथा भीतर भी ये स्थित होते हैं। नली जो होती है, नली का कार जो संरचना होती है उनके अंदर भी और बाहर भी। जैसे ऐसे समझो, ये नली है, कोई नली है, ये रुधिर वाहिनी है, तो ऐसे समझो, देखो प्लीज। तो इसमें अंदर भी, जैसे यहां भी इस जगह पर भी उपकला ऊतक है और इसके ऊपर भी यहां भी उपकला ऊतक है। अंदर और बाहर, अंदर और बाहर दोनों तरफ उपकला ऊतक की लेयर पाई जाती है। ठीक है, अब करेगा क्या ये मेन इसके काम? भैया इसका जो काम है ना, आपको मैं बता दूं, मैं आपके फिर कह रहा हूं, मैं आपको 7-8 प्रकार के उपकला ऊतक पढ़ाऊंगा, 7-8 प्रकार के उपकला ऊतक, और हर उपकला ऊतक का अलग काम है, वो याद करना है। सबसे पहले, वैसे इसके जो मेन काम है वो ये है, यह चयनात्मक अवरोध की तरह कार्य करता है। जैसे किसी भी चीज के सबसे बाहर पाया जाता है तो चीजों का चयन करता है, भाई कोई चीज कैसी है, बाहर क्या है, अंदर क्या जाना है, तो चयन करता है चीजों का। यह आहार नाल में अपशोषण में भी सहायता करता है। भाई हमारा जो आहार नाल है पूरा मुख से लेकर गुदा तक, तो वहां पर चीजों के अपशोषण के लिए, जैसे छोटी आंत हो चाहे बड़ी आंत हो, वहां पे चीजें अपशोषित की जाती है। मैं क्या कह रहा हूं, जहां पर भी कोई नली का कार्य संरचना है, जैसे आमाशय, आमाशय तो ये देखो ऐसा है आमाशय, तो ऐसा आमाशय, तो देखो सीधी सी बात है, यहां पर इस जगह पर पाया जाएगा उपकला ऊतक, ये इस जगह पर, इस जगह पर ये वाला उपकला ऊतक हो जाएगा। तो कहने का मतलब पूरे आहार नाल के अंदर उपकला ऊतक है और इसका काम है चीजों का अपशोषण करना, अपशोषण करना। अगला, यह स्त्रवण में भी सहायक होता है। शब्द शब्द पकड़िए, जहां से किसी चीज का स्त्रवण हो रहा है, कोई चीज निकल रही है, जैसे स्तन ग्रंथियों से दूध निकल रहा है तो स्त्रवण हो रहा है, लार ग्रंथियों से लार निकल रहा है, स्त्रवण हो रहा है, लीवर से पित्तरस निकल रहा है, स्त्रवण हो रहा है। तो जहां से पदार्थों का स्त्रवण हो रहा है, स्त्रवण हो रहा है, चीजें निकल रही है, तो वहां पर भी ये ऊतक देखने को मिलेंगे। यह हमारी जो किडनी की नलिकाएं जो होती है, याद करो बेटा, नहीं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, याद करो यार, किडनी में चित्र बनाया था नेफ्रॉन का, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और एक नाम और याद करो, हेनले का लूप। जहां पर भी नली दिख जाए, नलियों में तो ये है। पुनः अपशोषण, वहां पर क्या काम हो रहा था, पुनः अपशोषण और उत्सर्जन में भी ये सहायक है। कहीं पर भी नली दिख जाए, समझ लेना उसकी कवर जो है, उसको कौन कवर करके रखता है, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक यही है। आया तो उपकला ऊतक आएगा, नहीं तो सीधी सी कहानी है। आपसे पूछता है ब्लड क्या है, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। आपसे पूछेगा लसिका क्या है, यह भी एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अस्थि क्या है, यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। उपास्थि भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। स्नायु तंतु क्या है, यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। और टेंडन या कंडारा क्या है, यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। और पलिया, तिल्ली, एक दो नाम और पढ़ेंगे, एक तो स्प्लेन, पलिया या तिल्ली, यह भी संयोजी ऊतक का भाग है। और एक है हमारा अस्थि मज्जा, यह भी संयोजी ऊतक का भाग है। नाम देगा, उदाहरण पूछेगा, ये इसके मेन काम हो गए। अब कहानी शुरू होती है। ये एक अलग से नोट लिखा है, यह ऊतक
हमारी त्वचा में ध्यान रखना, बस यही है। आप तो ये चीजें पकड़ो कि भाई ये उपकला ऊतक पाया कहां कहां जाएगा। त्वचा में पाया जाएगा, मुख, आहार नाल क्लियर है, रक्त वाहिनी क्लियर है, फेफड़ों की कूपिकाएं ये रहा, अरे फेफड़ों की कूपिकाएं, कूपिकाएं ये, हाँ भाई, फेफड़ों की कूपिकाओं में और किडनी में जो नली पाई जाती है, अभी बात हुई है। तो भैया उदाहरण पकड़िए, पूरा खेल उदाहरण का है, हम तो बार बार ये चीज बोलते रहेंगे। ये पकड़ लो कि कहां पे उदाहरण क्या है। अब उपकला जो ऊतक है इसके प्रकार पढ़ने हैं। उपकला ऊतक के उदाहरण आपको, उपकला, हेलो, उपकला या एपिथीलियम ऊतक के प्रकार। दोस्तों, कोशिका परतों की संख्या के आधार पर एपिथीलियम ऊतक दो प्रकार के होंगे। अब समझो, अब आ रहा है इसका वर्गीकरण। बड़े ध्यान से शब्दों को पकड़ते चलना, सीधा है, कहानी सब समझ में आ रही है। कोशिका की परत, परतों के आधार पर, जैसे ऐसे समझो, ये कोशिकाओं की एक परत है, एक परत है, तब तो ये बनेंगे सरल उपकला ऊतक, सिंपल एपिथीलियम टिश्यू। अगर एक ही परत है, अगर कोशिकाओं की एक ही परत है, तो उसको तो बोलेंगे सरल उपकला ऊतक। और यदि कोशिकाओं की एक से ज्यादा परत है, बहुपर्तीय, ये एक परतीय होगा, एक परतीय है, और ये होगा बहुपर्तीय। उपकला ऊतक के दो प्रकार है, सरल उपकला ऊतक, और या को स्त्रित भी बोल सके, संयुक्त की जगह स्त्रित, इसका दूसरा नाम है स्त्रित, दूसरा स्त्रित। समझो, वापस सुनो, सीधी भाषा है, टेंशन मत लो। अगर ऊतक एक लेयर में है, केवल एक लेयर में है, तो वो बनेगा सरल उपकला ऊतक। अगर एक ही लेयर है, कोशिकाओं की एक ही लेयर है, और अगर कोशिकाओं की एक के ऊपर एक लेयर है, जैसे अगर हम बात करें, अगर कोशिकाओं की एक के ऊपर एक लेयर है, जैसे ये पहली लेयर, इसके ऊपर एक लेयर, इसके ऊपर एक लेयर, तो वो बनेगा स्त्रित, स्तर, एक के ऊपर एक स्त्रित। तो दो प्रकार के उपकला ऊतक हम है पढ़ रहे हैं। एक है सरल उपकला ऊतक, ये ध्यान रखना, इसके भी टाइप है। सरल उपकला ऊतक चार प्रकार का है, ये भी तीन चार प्रकार के हैं, लेकिन बस इनमें अंतर यही है, इनमें एक लेयर रहेगी और इनमें पाई जाएगी एक से ज्यादा लेयर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, दो प्रकार के हम उपकला ऊतक पढ़ेंगे। क्लियर हो चुका है। अब बात आती है सबसे पहले, कोशिकाओं की आकृति के आधार पर फिर इसका विभाजन किया है। सरल, सरल उपकला ऊतक का विभाजन किया है लोग। कोशिकाओं की, देखिए, सरल उपकला ऊतक का आगे बंटवारा कर रहा हूं, वहां से पहले समझो, समझो, हमने उपकला ऊतक को दो हिस्सों में बांट दिया। अगर एक लेयर है तो सरल, एक से ज्यादा लेयर है तो उसको बोलते हैं स्त्रित। ठीक है, अब लेयर तो एक ही रहेगी, लेयर तो एक ही चलनी है, सरल पढ़ रहे हैं, पहले सरल पढ़ रहे हैं, एक ही लेयर है, एक परत है, लेकिन उनमें जो कोशिकाएं हैं उनकी बनावट अलग अलग होगी। बड़े आराम से पढ़ना, बहुत मजा जाएगा। खत्म।
ऐसा मजा जो चीज दुनिया में सबसे बुरी लगी होगी वो आज से सबसे सीधी लगने लगेगी। दोस्तों, परत तो एक ही है, लेकिन उस परत में कोशिकाओं की बनावट अलग अलग है। उसके आधार पर हम इसका विभाजन कर रहे हैं। नंबर एक, पहला पढ़ रहे हैं सरल। सरल तो है, ये सरल पढ़ रहे हैं क्योंकि एक परत है। उपकला ऊतक पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसा है, नाम क्या दिया है, सल्की। सरल, सल्की, उपकला ऊतक। क्या है मामला दोस्तों? सरल सल्की उपकला ऊतक में क्या होगा, कोशिकाओं की एक ही परत होगी, लेकिन ये जो कोशिका है, देखो अब मुद्दा है कोशिकाओं की आकृति, ही मुद्दा है। वो जो कोशिका है वो कैसी है, तो मैं आपको एकदम फोटो बताऊं। इनकी जो कोशिकाएं होंगी वो चपटी होंगी। नंबर एक, अपने फर्श की जो टाइल होती है ना, टाइल, समझ ले वो है सरल सल्की उपकला ऊतक। बहुमुखी हो सकती है, सल्की, अथवा चौड़ी प्लेट के आकार की होती है, फर्श पर लगी टाइलों के समान दिखाई देती है। इस कारण इस ऊतक को पेवमेंट, पेवमेंट मतलब टाइल्स के जैसी, पेवमेंट या खंडजी उपकला ऊतक भी कहते हैं। भाई साहब, हम पढ़ रहे हैं सरल सल्की उपकला ऊतक। सरल उपकला में नंबर एक पे लिया है सल्की, सल्की, सल्की। इसको स्क्वेड भी बोलते हैं, स्क्वे, स्क्वेमस, 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 स्क्वेमस। सल्की को इंग्लिश में बोलते हैं आदोक्के, आदो से आदोक्के, स्क्वेमस, स्क्वेमस। देखो एक बार, आपको ये तो चित्र दिख रहा होगा, लेकिन हो सके चित्र सही नहीं दिख रहा, तो इसका एक चित्र और मैं बताऊंगा। मैंने चित्र लगाए हैं, तो एक एक करके बहुत अच्छे से, बहुत कहां कहां से छांट के लाया हूं और किताबों में मिलते नहीं है। ये ऐसे समझो, ये तो ब्लड बह रहा है, ब्लड ब्लड ब्लड। संयोजी ऊतक के ऊपर ही तो पाया जाएगा, ये ब्लड है, संयोजी ऊतक है, ये ब्लड है, ये तो संयोजी ऊतक है, ये तो संयोजी ऊतक है। ब्लड बह रहा है, ये ब्लड है, तो ब्लड के ऊपर ही तो पाया जाता है। उपकला ब्लड के ऊपर है ना, तो ये तो संयोजी ऊतक है, नीचे वाला। इसके ऊपर ये जो आपकी, आपको देखो, इनको कोशिकाओं को देखो, ये कोशिका, 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 ये देखो, ये कोशिका जो है कैसी दिखाई दे रही है, ऐसे समझो टाइल्स के जैसी। ऊपर से देखो एक बार, मजा आ जाएगा। सरल सल्की उपकला ऊतक। कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, आधार झिल्ली है, उनको छोड़िए, ये आधार झिल्ली है, उनको नहीं, बस आकृति देखो आप तो, कि इनकी आकृति कैसी है, बस कहानी, मजा आ गया। गुरु जी कहां से लिया है ये चित्र? ये कक्षा 11वीं की एक किताब चलती थी, अब तो एनसीईआरटी है, पुरानी किताब चलती थी 11वीं की, उससे लिया है ये चित्र। कक्षा 11वीं की पुरानी किताब चलती थी भाई साहब, देखो सीधी सी बात ये है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वहां से लिया है ये चित्र। सरल है ही नहीं, जल्दी किताबों में उनमें देखोगे नहीं, थोड़ा सा बैठती नहीं है। हमने पहला प्रकार का ऊतक पढ़ रहे हैं, सरल उपकला ऊतक में कौन सा, सल्की। सल्की, सल्की का मतलब यही है कि इनकी जो, पहली बात तो एक ही लेयर होनी चाहिए, ध्यान रखना। सरल का मतलब है एक एक लेयर होगी, और लेकिन ये जो बनावट है ना इनकी, ये अपने फर्श टाइल्स के जैसी है, इसलिए इनको सल्की नाम दिया जाता है मेरे भाई। ये चित्र आपको याद रखना है, इसको वहीं ले लू। मजा आ जाएगा भाई साहब। हाँ, यहां आ गया, ठीक है।
तो इनकी थोड़ी बनावट का ध्यान रखना। इनकी जो कोशिकाएं होंगी वो चपटी होगी, बहुमुखी हो सकती है, सल की है, फर्श के जैसी हो सकती है। ये चित्र यहां लगा दिया मैंने, मजा आ जाएगा। आगे देखो, कुछ स्थानों पर यह तरंग तरंग के जैसी, ऐसे तरंग के जैसी दिखाई देती है, इसलिए इनको लहरदार उपकला ऊतक भी बोलते हैं। लहरदार उपकला भी कहा जाता है। अब देखो, यह रक्त वाहिनियों की दीवारों में, यह है क्वेश्चन आने लायक, कहां कहां पाया जाता है। यह रक्त वाहिनियों की दीवारों में, मतलब सिरा और धमनी जो होती है ना, उनकी दीवारों में पाई जाती है। सरल सल्की उपकला, सरल सल्की उपकला, फेफड़ों की वायु कूपिकाओं में, हमारी जो फेफड़ों में जो कूपिकाएं होती है उनमें, अरे है तो उपकला ही, कौन सा उपकला ऊतक, लेकिन उपकला में भी सरल उपकला ऊतक, और सरल उपकला में भी सरल सल्की उपकला ऊतक। इसको बोलते हैं पढ़ाई। मजा कम इसलिए आएगा क्योंकि आपने तो 4-4 लाइन पढ़ रखी है। बुरी फिर कहोगे गुरुजी पहली बार सुने में परेशानी। अरे पहली बार सुनेगा जब चीज कभी पढ़ी नहीं तो मेरा भाई। अब अगर आपसे वो ये पूछेगा कि हमारे जो फेफड़े हैं उनकी कूपिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है, बस मेरा प्रश्न सुनो और आपका उत्तर सुन लीजिए। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये हमारे कूपिका है, कूपिका, कूपिका सुनो होगा ना, जहां ऑक्सीजन भरी रहती है कूपिकाओं में। ऑक्सीजन कहां भरी होती है? कूपिकाओं में। मेरे भाई इन कूपिकाओं के चारों ओर देखो, ये देखिए, ये वाला ये है। अब पक्की बात है, ठीक है, इतना तो पता है कि सर इसमें उपकला ऊतक पाया जाएगा। ठीक है भाई साहब, मजा आ गया। लेकिन नहीं, कौन सा उपकला? सरल उपकला ऊतक। हाँ गुरुजी, सरल वाला, सरल उपकला ऊतक, सरल जोड़ दियो, क्योंकि एक लेयर, सरल का मतलब है एक लेयर। और इसमें भी गुरुजी, सरल में भी सरल सल्की उपकला ऊतक पाया जाएगा। अब आया मजा, ये है उत्तर, सरल सल्की। सल्की क्यों? क्योंकि इनकी जो आकृति है ना, इन जो एक परत की जो आकृति, इन कोशिकाओं की जो आकृति है वे टाइल्स की जैसी होती है, इसलिए इनका नाम है। तो ये है इसका। अब गल्लात गुरुजी, कूपिकाओं में कौन सा ऊतक है? हाँ भाई, उपकला ऊतक ही है, लेकिन कौन सा उपकला? सरल उपकला। अरे सरल में कौन सा? सरल सल्की उपकला। अब दे जवाब यस और नो का। या को कहे पढ़ाई, लेर घूम रहा है, झुनझुना बजा रखा है, ऊतक उपकला ऊतक। भाई साहब हवा नहीं लगेगी, ग्रुप डी का क्वेश्चन सही नहीं होगा। परीक्षा देने जा रहे हो भाई साहब जी, इसलिए इन चीजों को याद करो, समझने की कोशिश करो, कतई जटिल नहीं है। ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन डाबरा सर इनको सच में इतना सरल बनाने जा रहा है जो आपको मजा आ जाएगा। दुनिया के सामने बोलना इन चीजों को, हवा निकल जाएगी। उदाहरण भाई याद करना, आहार नली की, ग्रास नली, पूरे आहार नाल के अंदर मुख्य गुहा में बोमेन संपुट, नाम सुना है क्या? बोमेन संपुट। अब आपने विज्ञान पढ़ी होगी तो बोमेन संपुट नाम सुना होगा। बोमेन संपुट, और किडनी, किडनी के बारे में पढ़ा है। किडनी, किडनी के वहां पर है बोमेन संपुट, प्याले जैसी संरचना, बोमेन संपुट। कोई भाई बीच में आए होगा ना तो चला जा, नंबर 1 बायोलॉजी पढ़ के आओ भाई पहले शुरू से। हेनले का लूप की अवरोही गुहा में, अवरोही और आरोही, हेनले का लूप की एक तरफ चौड़ी होती है और दूसरी तरफ जो है लेयर है जो है वो चपटी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अवरोही।
है ना, हेनले का लूप और उदर गुहा का आवरण, ये लो, एक भाई उदर गुहा कर रहा है, पेट, उदर गुहा का आवरण आंख के लेंस में पाया जाता है। कौन सा? ये सल्की। भाई साहब उदाहरण लिख ले, सरल, सल्की, उपकला ऊतक कहां कहां पाया जाता है, बस ये बात लिख ले। ये ही पढ़ने लायक कहानी है। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, क्यों भाई एक बार। धुरंधरो, मेहनत का खेल है मेरा भाई। कोई अपने घर पड़ोस में जो कोई आरएस की तैयारी कर रहा हो ना, प्लीज मेरे कहने से एक बार उसको वीडियो दिखा देना कि डावरा सर ये पढ़ा रहे हैं। अगर वो ये कह दे सलाम, तो मान जाना तुम विज्ञान पढ़ रहे हो यार। ग्रुप डी आर्यन को क्या दिखा रहे हो? किसी आरएस की तैयारी करने वाले भाई को दिखाना ये वीडियो। समय चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद है एक एक चीज को तीन तीन बार पढ़ाना, चार चार बार सिखाना। समय समय। अब गल्ला भाई कहे एक ही महीना में फोड़ दूं परीक्षा को, एक महीने में थोड़ी परीक्षा फूटती है भैया। चलो, दूसरा ऊतक है, दूसरा सरल। सरल चल रहा है भैया, सरल उपकला ऊतक तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस बार इसका नाम पड़ गया सरल घनाकार। सरल घनाकार कुछ नहीं, एक ही परत है। सरल शब्द का मतलब है एक परत होगी, एक लेयर होगी, कोशिकाओं की एक लेयर होगी। उपकला ऊतक हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस बार जो उसकी बनावट होगी ना उस परत की, वो घन घन क्यूब 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 क्यूबॉइड क्यूबॉइड क्यूब घन के जैसी होगी उसकी बनावट। उस कोशिका की जो बनावट होगी ना वो घन के जैसी होगी, इसलिए उसका नाम पड़ गया घनाकार। चित्र बताऊंगा, अलग ही मजा आएगा। देखो, खुद ही कह दोगे गुरु जी हो क्या रहा है। घनाकार घनाकार। समझना भाई साहब, कहां कहां से फोटो भीड़ भाड़ के लाता हूं। कक्षा 11वीं में से चोर चोर के फोटो लाया हूं। कक्षा 11वीं की जो पुरानी किताब चलती थी माध्यमिक, नेट इंटरनेट पे अच्छे फोटो नहीं मिले, दमदार फोटो। अरे मैंने कही बच्चों को वो बताओ जिससे समझ। सरल कर देख, कुछ नहीं, ये देख, ये तो वही संयोजी ऊतक है। ये वाला, ये ब्लड बह रहा है, ब्लड 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 संयोजी। मेनली ये जो उपकला ऊतक है ना, ये ब्लडों के ऊपर पाया जाता है, जहां ब्लड बह रहा है। ये ब्लड बह रहा है, ब्लड बह रहा है, ये ब्लड बह रहा है, और ये संयोजी ऊतक है। ब्लड को क्या बोलते हैं? संयोजी। इसके ऊपर देखो, ये एक ही लेयर है, एक लेयर है, लेकिन भाई इनकी आकृति देखो, इनकी आकृति है घनाकार, घना घन के जैसी। क्यों? बस बनावट का खेल है। मजा आ रहा है चित्र देख के? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? ये बोलिए। इनकी जो बनावट है ना, वो क्यूब घन के जैसी है, इसलिए इनका नाम, बस आकृति बनावट के आधार पर तो बंटवारा चल रहा है। सरल मतलब एक लेयर, सरल मतलब एक लेयर, सरल मतलब एक परत, एक परत, एक लेयर। घनाकार मतलब घन के जैसी, क्यूब, घन के जैसी। और उपकला ऊतक मतलब किसी के ऊपर पाई जाती, कवरिंग, किसी के ऊपर पाई जाती है, ऊपर पाई जाती है, ऊपर पाई जाती है, ब्लड के ऊपर, ऐसे समझ लो।
चलिए उपकला ऊतक के बारे में सुन लो। देखो हम पढ़ रहे हैं सरल घनाकार। कोशिकाओं की जो आकृति है वो घनाकार होती है। बस कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई लगभग एक जैसी होती है, मतलब क्यूब क्यूब, बस कहानी कुछ नहीं, यहां से कोई लेना देना नहीं है। यह ऊतक मुख्यतः देखो क्या क्या रहेगा। ये जो सरल घनाकार उपकला ऊतक होता है इसका काम मोस्ट, ये वाली लाइन, ये मेनली अवशोषण का काम करता है, जहां पे पदार्थों का अवशोषण होता है। अवशोषण, उत्सर्जन, जहां से पदार्थों का उत्सर्जन होता है, और स्त्रवण से संबंधित है। बस तीन शब्द पकड़ लो, जय हिंद। अवशोषण, उत्सर्जन व स्त्रवण से संबंधित ऊतक कौन सा है? पूरा बोलना, सरल घनाकार उपकला ऊतक। सरल घनाकार उपकला ऊतक, तीन शब्द पकड़ के बैठ जाना। अवशोषण, उत्सर्जन व स्त्रवण से संबंधित ऊतक कौन सा है? आपका जवाब होगा, आपका जवाब होगा सरल घनाकार उपकला ऊतक। क्लियर है? नोट लगा हुआ है। मुख्यतः मुख्यतः ग्रंथियों में घनाकार कोशिकाएं पाई जाती। ग्रंथि जो है, अपन जो ग्रंथियां पढ़ते हैं ना, ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ग्रंथियों में घनाकार कोशिकाएं पाई जाती है। यह ऊतक किडनी की नलिकाओं में, जनद, जनद को मतलब हुआ वृषण और अंडाशय, जनद को मतलब हुआ स्वेद ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों की नलियों की लेयर में ये पाया जाता है। पीसी, अगर आपको ये वीडियो लैपटॉप में देखनी है तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, लिंक भेजूंगा, वहां से आपको लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ये क्लियर है भैया। उदाहरण पकड़िए, कहां कहां पर ये ऊतक देखने को मिलेगा, एक लिस्ट बना लेना और उदाहरण लिख लेना कि ये ऊतक यहां पाया जाता है, ये ऊतक यहां पाया जाता है। ये ऊतक परीक्षा में आने वाला यही है। लास्ट तीसरा है सरल स्तंभाकार या खंबानुमा पिल्लर। पिल्लर देखो, एक तो हो गया सल्की, सल्की सल्की, एक हो गया घनाकार घनाकार घनाकार, एक हो गया स्तंभ, खम्बे के पिल्लर को लगा दे, पिल्लर पिल्लर, और ऐसे पिल्लर लगा दिए, ऐसे समझ लीजिए पिल्लर, पिल्लर हो गया ऐसी, मतलब आकृति, आकृति कैसी होगी? पिल्लर के जैसी होगी, पिल्लर के जैसी होगी। अभी बता रहा हूं उपकला ऊतक, सुनो एक डायग्राम बता रहा हूं। एक इसका चित्र भी लेके आ रहा हूं। देखो मजा जाएगा, देखो। अरे चित्र देख ले भाई, चित्र देख के ही मजा आ जाएगा। ये ये देखो, देखो भाई साहब, देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं स्तंभी उपकला, सरल स्तंभाकार उपकला होता है, मतलब इनकी जो आकृति है ना स्तंभाकार होती है। अरे यार सबसे सीधा, मजा आ गया गुरुजी।
नीचे क्या है, ये वही सही ब्लड बह रहा है नीचे एक तरह से, केंद्रक है ये, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बनावट, ऐसा चित्र जो देखते ही मजा आ जाए, ये है भैया सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक, सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक है, सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक है ये। बस वापस 2-3 लाइनें और है, उनको क्लियर कर लो। इनकी इनकी कोशिकाएं स्तंभ खम्मे के समान लंबी एक दूसरे से सटी होती है, पिल्लर के जैसी, पिल्लर के जैसी। यह ऊतक, दो शब्द पकड़ो, अपशोषण व स्त्रवण में सहायक होता है। यह ऊतक आमाशय में, छोटी आंत की आंतरिक लेयर में, पित्राशय में, अंडवाहिनी में पाई। भैया उदाहरण है, देखो ये तो आप अपने नोट्स बनाओ और उसके सामने उदाहरण लिख लो कि ये स्तंभाकार है, सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक कहां पाया जाता है, तो आमाशय में, छोटी आंत की आंतरिक परतों में, पित्राशय में और अंडवाहिनी में ये पाया जाता है। ऐसे चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ये स्तंभाकार कोशिकाओं का चित्र है। अब एक लास्ट दोस्तों, एक और प्रकार का ऊतक है यहीं पे, चौथे प्रकार का, एक तरह से ऐसे मानो। थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, फिर कल दूसरे प्रकार का उपकला ऊतक पढ़ाऊंगा। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, श्वास नली में स्तंभाकार एपिथीलियमी ऊतक में, स्तंभाकार है तो स्तंभ के जैसा ही, ऐसे पिल्लर 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 के जैसा। सुनना सुनना सुनना, श्वास नली में, स्पेशली नोट लिखा है, ध्यान से सुन लेना। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक में पक्षमाव, सीलिया, सीलिया होते हैं, मतलब ऊपर है ना, ऊपर ये ऐसे, जैसे ऐसे समझ लो थोड़ी देर। ये हमारा स्तंभाकार ऊतक है, इसके ऊपर 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 ऐसे सीलिया, ऐसे रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है, बाल के जैसी सीलिया होते हैं, जो कि एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती है। ये सीलिया गति कर सकते हैं, ये सीलिया गति कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। साफ करने में सहायता करती है, श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथीलियम को, देखो आगे शब्द जुड़ गया मेरा भाई, पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक। देखो समझो, कुछ नहीं है, बस स्तंभा, देखो सरल स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक तो है ही है, लेकिन इसके आगे एक शब्द जुड़ गया पक्षमाभी, आगे एक शब्द जुड़ गया पक्षमाभी। ये शब्द केवल इसके लिए जुड़ा है, ये जो सीलिया पाए जाते हैं ना ऊपर, ये सीलिया 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 सीलिया, इसकी वजह से, सीलिया की वजह से, इन सीलियाओं की वजह से ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ये है दोस्तों एक डायग्राम और बता देता हूं, एक डायग्राम फिर कल पढ़ेंगे, कल यहां से शुरू करेंगे, कल यहां से शुरू करेंगे आपका स्त्रित स्त्रित स्त्रित, दूसरे प्रकार का ऊतक। उपकला के दो टाइप है, एक है सरल उपकला ऊतक, एक है आपका स्त्रित उपकला ऊतक। कल शुरू करेंगे। एक चित्र में यहां पे आपको दिखा देता हूं, मजा आ जाएगा। मेनली कहां पर, ये श्वास नलियों में, ये देखो
एक चित्र दिखा दूं, खुश हो जाओगे आप भी। ये है वो बाण चित्र, ये है यो चित्र हम बात कर रहे हैं। ये समझ, और कुछ नहीं है इसमें, बस ये समझ लो कि ये है सरल, स्तंभी, रोमाभी मतलब पक्षमाभी। एक शब्द यहां जुड़ रहा है, पक्षमाभी उपकला ऊतक। बस कुछ नहीं है, ये पाए जाते हैं यहां पर, ये सीलिया। इनको क्या नाम दे रहा हूं? सीलिया नाम। ये पाए जाते हैं, है वो ये स्तंभाकार, स्तंभाकार, स्तंभाकार ये स्तंभ, लेकिन ऊपर ये सीलिया पाए जाते हैं, ये सीलिया, ये है सीलिया। इसलिए इसका नाम पड़ गया है सरल, स्तंभी, रोमाभी उपकला ऊतक। तो आज की क्लास में दोस्तों, इससे बेहतर शायद मैंने मेरे जीवन में, ये रियलिटी है, कभी नहीं पढ़ाया। और जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मैं आपके लिए कर रहा हूं। बाकी का कल पढ़ देंगे। ये जो चित्र है ये इसका हो गया। कल हम वापस से वहीं आ जाएंगे। एक उपकला ऊतक के दो भाग है, एक बार फिर से क्लियर कर दूं। उपकला ऊतक के दो भाग है। सरल उपकला ऊतक हमने पढ़ लिया है, जहां पर एक लेयर पाई जाती है। बस इनमें क्या अंतर मिला? एक मिला सल्की, दूसरा मिला घनाकार, तीसरा मिला स्तंभाकार, चौथा मिला रोमाभी या पक्षमाभी। सब में एक लेयर पाई जाती है, लेयर सब में एक है, लेयर सब में एक होगी, एक लेयर होगी सब में। कल हम पढ़ेंगे संयुक्त उपकला ऊतक। तगड़े क्वेश्चन और बुरे क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। बाकी के ऊतक आगे सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत करना इस टॉपिक में और बस दुनिया से एक कदम आगे निकल जाओ। बाकी सबका क्लास कैसी रही मेरे भाइयों, कमेंट करके जल्दी बता दीजिए। कल मिलेंगे वापस से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चीज़ें अच्छी चल रही हो, कहीं कहीं किसी किसी दिन थोड़ा सा हो सकता है कुछ दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, तो मेरा तो ये मन है कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो। एक बार और पूरी विज्ञान पढ़ा दूंगा। जिन्होंने कोर्स की वैलिडिटी 1 साल ली है ना, तो चलाता ही रहूंगा, सिखा रिवीजन कराता रहूंगा। सही बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। फिजिक्स करा दूंगा, केमिस्ट्री करा दूंगा, वापस रिवीजन, ऐसे घुमाता ही रहूंगा। समझ में आनी चाहिए चीजें। थैंक यू आप सभी भाइयों को, कल फिर मिलते हैं। ओके।